जय हिंद दोस्तों। आज जो लेकर के आए हुए हैं एनसीईआरटी दृष्टि पब्लिकेशन का एनसीईआरटी है भारतीय इतिहास। आज का चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 6 है। चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य पढ़ना है। 6 नंबर चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेद संख्या में 4 है। इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। ऑप्शन नंबर 4 1 सही है, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऋग्वेद में सभी सूक्तों की रचना पुरुषों द्वारा की गई। पुरुषों द्वारा की गई गलत है, पुरुषों द्वारा नहीं की गई थी, गलत है। ऋग्वेद की भाषा पार्क संस्कृत और वैदिक संस्कृति कहलाती है, सही है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, न कि उन्हें पढ़ा जाता था, सही है। एक गलत है, 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर्ण पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूत्रों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है? सबसे कम जो है किसका उल्लेख हुआ है? गंगा और यमुना का। 3 और 4 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। गंगा और यमुना का सबसे कम बार उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों ब्यास, सतलज एवं अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है तथा सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती है। क्वेश्चन नंबर 4 है सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, सही उत्तर चुनना है। भाषा और भाषा परिवार दिया हुआ है। संस्कृत जो है भारत यूरोप भाषा परिवार 1 का 4। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भाषा जो है तिब्बत वर्मा भाषा का परिवार बी का 3। मलयालम द्रविड़ भाषा का परिवार सी का 2। मध्य भारत की भाषा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा का परिवार डी का 1। 43-21 ऑप्शन देखते हैं। 43-21 ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, सही है। लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, सही है। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, गलत है। सरदारों और पुरोहितों के अलावा और सभी को, आम लोगों को भी दिया जाता था। ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत है। देखिए युद्ध में जीते गए धन कुछ भाग सरदार लेते थे तथा कुछ हिस्से पुरोहित को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांटा जाता था। इसमें सरदार भी लेते थे, पुरोहित भी लेते थे और आम लोगों को भी बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ के लिए भी उपयुक्त होता था। ऋग्वैदिक काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों पुरोहित एवं राजा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, सही है। दूसरा है राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे, गलत है।
एक सही है, दो गलत है। ऑप्शन नंबर एक सही है, केवल एक। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में राजा न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, और न ही ये कर वसूल कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था। उनकी शक्तियां सीमित थी। आभास होता था कि कबीले की आम सभा की आम सभा जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी। काबिले जो थी वह आम सभा में समिति कहलाती थी, जो अपने राजा को चुनती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में मिलते हैं? कौन सा शब्द, कौन सा नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? तो ऋग्वेद में मिलते हैं पुरुष जन या विष। पुरुष जन या विष सही है, ये मिलते हैं। भरत जन या विष, ये भी मिलते हैं। यदु जन या विष, ये नहीं मिलते हैं। एक और दो सही है, ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नाम ऋग्वेद में मिलते हैं? पहला है पुरुष जन या विष, मिलते हैं, सही है। भरत जन या विष, यह भी मिलते हैं। यदु जन या विष, यह भी मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहते थे? आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित में से क्या कहते थे? दस्यु कहते थे, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 9 नंबर क्वेश्चन है, जिस युग में उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय कुछ अन्य जगहों पर पाषाणिक कब्रें बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रें की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। तो ये दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित थी। उसके अलावा उत्तर पूर्व भारत में और कश्मीर में भी प्रचलित थी। ऑप्शन नंबर 1 जो है गलत है। 4 जगह प्रचलित थी ये। दक्षिण भारत में भी थी, दक्कन में भी थी, उत्तर पूर्वी भारत में भी थी और कश्मीर में भी थी। कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते थे, कुछ जमीन के ऊपर दिख जाते थे, सही है। 1 गलत है, 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। इसकी व्याख्या पढ़ना है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्रों को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है, ऑप्शन है पहला है गोलाकार सजाए हुए पत्थर। गोलाकार सजाए हुए पत्थर सही है। अकेला खड़ा हुआ पत्थर सही है। पत्थरों के बड़े चबूतरे गलत है। 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 और 2 सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता, मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है काले लाल मिट्टी के बर्तन, सही है। ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है, काले लाल मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन है, महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीजें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति से विभिन्नता को दर्शाता है, सही है। कुछ महापाषाणिक कब्रों से एक ही परिवार के कई लोगों के कंकाल मिले हैं, सही है। कब्रों पर गोलाकार चट्टानों या खड़ी चट्टान रखकर चिन्ह बनाए जाते थे, ताकि लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सके, सही है। चौथा है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था, जिसे डेथ होल कहा जाता था, गलत है। डेथ होल नहीं कहा जाता था, पोर्ट होल कहा जाता था। पोर्ट होल कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत है।
जिसे पोर्ट होल कहा जाता था। 13 नंबर क्वेश्चन है, इमाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 3600 से लेकर के 2700 वर्ष पूर्व 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इमाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इमाम गांव जो है घोड़ नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे तो संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चिकित्सा से। ऑप्शन नंबर 3 सही है, चिकित्सा। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र का चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों में से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़ करके यह संख्या बताई थी। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तर वैदिक ग्रंथ है? उत्तर वैदिक कौन से ग्रंथ है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। ऋग्वेद नहीं है उत्तर वैदिक ग्रंथ। उत्तर वैदिक ग्रंथ है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर 4 सही है, 2, 3, 4, 5। इसका व्याख्या है, चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा अन्य कई ग्रंथ के ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में रचे गए। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियम के बारे में भी बताया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। वैदिक कालीन वर्ण आधारित कार्य विभाजन दिया गया है। ब्राह्मण जो है यज्ञ 1 का 2। क्षुद्र जो है ये क्षुद्र सेवा करेगा। विकायक 20 जो है तो ये हो जाएगा 20 का व्यापार। सी का 4। क्षत्रिय रक्षा। डी का 3। 21, 43। ऑप्शन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। वैदिक काल में पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया था। ब्राह्मण 4 वर्ग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित किया गया था, जिसे वर्ण कहा जाता था। प्रत्येक के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। प्रथम वर्ग ब्राह्मण का था, जो वेदों का अध्ययन और यह करते थे। दूसरे थे क्षत्रिय, जो शासक वर्ग था। इनका कार्य युद्ध एवं लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे, जिनके अंतर्गत कृषक, पशुपालन और व्यापारी आते थे। शूद्रों का स्थान अंतिम था। 3 वर्णों की सेवा इनका कार्य था। तीनों वर्णों की सेवा इनका कार्य था। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण दिया हुआ है। उत्तर वैदिक काल में प्रायः महिलाओं को शूद्रों के समान माना गया है। शूद्रों के समान माना गया है, सही है। कारण है, उत्तर वैदिक काल में समानतः महिलाओं और शूद्रों को वेद के अध्ययन का अधिकार नहीं था। वेदों का अध्ययन का अधिकार नहीं था, सही है। सही है, लेकिन ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनना है। पहला, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, सही है, प्राप्त था। शूद्रों को अछूत माना जाता था,
शूद्रों को अछूत माना जाता था। गलत है। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। सही है। एक और तीन सही है। ऑप्शन नंबर तीन सही है। एक और तीन सही है। अछूत की अवधारणा वैदिक काल के बाद आई। वैदिक काल के बाद अछूत की अवधारणा आई। उत्तर वैदिक काल तक शूद्रों को अछूत नहीं माना जाता था। बाद के काल में शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक तथा शवों को जलाने और दफनाने वाले लोगों को अछूत माना गया। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। स्वीकार नहीं की गई। सही है। सभी के द्वारा पूर्णतः स्वीकार नहीं की गई। सही है। उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पुरोहित का प्रभाव बहुत सीमित था। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में। सही है। एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर तीन सही है। दोनों। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की कई वस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय वस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित है? पुरातात्विक विदों ने जनपद नामक इकाई की कई वस्तियों की खुदाई की है। ये वस्तियां कहाँ हैं? ऑप्शन है, पुराना किला दिल्ली, सही है। हस्तिनापुर मेरठ, यह भी सही है। अंतरजी खेड़ा एटा, सही है। एक दो तीन सही है। तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। जनपद का आर्थिक शब्द होता है जन के बसने की जगह। पुरातात्विक विदों ने इन जनपदों की कई वस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अजन अंतर जिखेड़ा के प्रमुख इनमें प्रमुख है। जनपदों के लोग चावल, गेहूं, धान और जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसल उगाते थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी की गई थी। सही है। किलेबंदी की गई थी। राजा सेना रखने लगे थे जिन्हें वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था। गलत है। संपूर्ण नहीं, कुछ होना चाहिए। कुछ भुगतान आहत सिक्के के रूप में दिया जाता था। दो जो है गलत है। ऑप्शन नंबर एक सही है, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, महाजनपद के कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रायः उपज की 1/3वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। 1/3वां नहीं, 1/6वां हिस्सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला गलत है। दूसरा है, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। कर का भुगतान करना होता था। सही है। एक गलत है, दो सही है। सही चुनना है। केवल दो सही है। ऑप्शन नंबर दो सही है। फसलों पर लगाए गए कर महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्रायः उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे, जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। 9 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। कर देना पड़ता था। सही है। पहला सही है। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। सही है। दो भी सही है। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त, गलत है, मुक्त नहीं थे। तीन जो है गलत है। एक दो सही है। सही उत्तर चुनना है। एक और दो सही है। ऑप्शन नंबर एक सही है। एक और दो सही है परंतु तीन गलत है क्योंकि आखेटकों एवं संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को कर के रूप में देनी होती थी। अगला क्वेश्चन है,
10 नंबर, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौशाम्बी जो है किस स्थान पर स्थित है? तो कौशाम्बी जो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 1 सही है। कौशाम्बी नगर आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं। इनके एक भाग का निर्माण पूर्णतः संभवतः 2500 वर्ष पहले हुआ था। कौशाम्बी प्राचीन काल में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी। 11 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नों पर विचार कीजिए। 2 परिवर्तन आए थे, परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पहला है, हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फल लोहे के बनने लगे थे, सही है। दूसरा है, लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़कर करने के बजाय धान के पौधे का रोपण करना शुरू कर दी, सही है। सही कथन चुनना है, 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसका व्याख्या पढ़ना होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। 12 नंबर क्वेश्चन है, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती है। मगध से होकर गुजरती है, सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं, सही है। 1 2 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। उपयुक्त तीनों कथन सही है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी, अतः ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का हिस्सा जंगलों से भरा था। यहाँ से सेना के लिए हाथी, रथ, गाड़ी और घरों के लिए लकड़ियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों में लौह अयस्क की खदानें हैं जो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए उपयोगी थे। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा था? मगध का शासक नहीं रहा था। पहला है, बिंबिसार, प्रसेनजीत, अजातशत्रु, महापन्नन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रसेनजीत जो था मगध का शासक नहीं था। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापन्नन मगध के महत्वपूर्ण राजा थे, जबकि प्रसेनजीत कौशल महाजनपद का राजा था। ऑप्शन नंबर 2 जो है गलत है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहे? कौन मगध की राजधानी कभी नहीं रही? राजगिरी था, पाटलिपुत्रा भी था, श्रावस्ती नहीं था। एक श्रावस्ती जो है कौशल जनपद की राजधानी थी। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर द्वारा अपने विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कुछ करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, सही है, इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल, रथ और हाथियों की बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत था, सही है, भयभीत था। 1 और 2 दोनों सही है। सही कथन चुनना है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1 और 2 दोनों सही है। उपयुक्त कथन, दोनों कथन सही है। 2300 वर्ष पूर्व मेसोडेनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, मगध के निकट ही वजी राज्य था। वजी की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है, वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी, चंपा। ऑप्शन नंबर 1 सही है, वैशाली। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, सूरसेन की राजधानी मथुरा। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अंग की राजधानी चंपा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ कहलाता था। गण या संघ कहलाता था। गण या संघ कहलाता था। गलत है। बुद्ध द्वारा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। सही है। पहला जो है गलत है, एक ही शासक के अधीन, गलत है, एक ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, केवल 2। व्याख्या है, गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। एक के जगह कई होगा, कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था। संघ शब्द का तात्पर्य संगठन या सभा से है। गण या संघ में एक से अधिक शासक होते थे। प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। वे सभी मिलकर विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करते थे। अगला है, ये सभाओं में बैठकर बहस, बातचीत और वाद विवाद के जरिए फैसला लेते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, गणों या संघों पर निम्नलिखित में से किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? विजय प्राप्त की थी, तो ये किए थे। ऑप्शन है मौर्य, गुप्त, कुषाण, सातवाहन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, गुप्त ने विजय प्राप्त की थी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 वर्ष पूर्व चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें राज्य में मिला लिया। 19 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद। ऑप्शन नंबर 2 सही है, बौद्ध ग्रंथ। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्या दिए गए हैं। इन्हें लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, अजात शत्रु वह जिस संघ पर आक्रमण करना चाहता था उसने उस विषय पर सलाह लेने के लिए अपने एक मंत्री को बुद्ध के पास भेजा था। अजात शत्रु ने उस मंत्री का नाम निम्नलिखित में से क्या था? ऑप्शन है सुनिध, चेटक, वस्कार, जीवक। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वस्कार था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, एथेंस में प्रजातंत्र या गणतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। सही। एथेंस में एक सभा थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। सही है। औरत को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। सही है, औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। सही है, तीनों सही है, 1 2 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है, उपयुक्त सभी। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों से चलती रही। वहां 30 साल से ऊपर उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहां की एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। यहाँ पर औरत को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी यहाँ पर खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिलते थे। 6 नंबर चैप्टर जो है समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर भी करिए। इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक, वहां पर क्लिक करके आप लोग ले सकते हैं। जय हिंद।